आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो एक बूले बरगद के पेड़ की जुबानी है। वो पेड़ जो एक ही जगह खड़े खड़े दुनिया के हजार रंग देखता है। ये कहानी हमें सिखाएगी कि जब मुसीबत का वक्त आता है तो कौन सा चेहरा अपना होता है और कौन सा पराया। कहानी बूले बरगद ने बताया, संकट में कौन अपना है और कौन पराया। एक गांव था। गांव के ठीक बीच में एक बहुत ही पुराना और बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। इतना पुराना कि गांव के बड़े बुए भी कहते थे कि उन्होंने अपने बाप दादा से इसी पेड़ के बारे में सुना है। ये पेड़ चुपचाप सब कुछ देखता था, लोगों को बदलते हुए, समय को बदलते हुए। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था माधव। माधव ने शहर जाकर खूब मेहनत की और दिन रात एक करके एक बड़ा काम धंधा खड़ा कर लिया। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जब भी वो अपनी बड़ी चमचमाती गाड़ी में बैठकर गांव आता तो ऐसा लगता मानो कोई राजा आया हो। उसके चारों तरफ दोस्तों और रिश्तेदारों की भीड़ लगी रहती थी। उसका सबसे खास दोस्त था सुरेश, जिसके साथ माधव का बचपन बीता था। माधव ने ही सुरेश की बेटी की शादी में पानी की तरह पैसा बहाया था। माधव के एक मामा जी थे जिन्होंने माधव से ही पैसे लेकर अपने बेटे को शहर पढ़ने भेजा था। ये सब लोग माधव को गांव की शान और अपना हीरा कहते थे। माधव भी उनकी हर जरूरत पूरी करता। उसे लगता था कि पैसा तो हाथ का मैल है, असली कमाई तो ये रिश्ते हैं, ये अपने लोग हैं। कभी कभी जब वो गांव में घूमता तो उसे कोने में बैठा गरीब शंभू काका भी दिखता था, पर माधव उसे देखकर अनदेखा कर देता। सोचता कि इससे मेरा क्या काम। लेकिन कहते हैं ना, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। शहर में जिन लोगों के साथ मिलकर माधव ने अपना काम बढ़ाया था, उन्हीं में से एक ने उसे धोखा दे दिया। वो सारा पैसा लेकर भाग गया। माधव पर कर्ज का भारी बोझ आ गया। उसे अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना सब कुछ बेचना पड़ा। कुछ ही महीनों में जो माधव लाखों का मालिक था, वो सड़क पर आ गया। पूरी तरह टूटकर भारी मन से वो अपने गांव लौटा। उसे अब भी एक उम्मीद थी कि पैसा चला गया तो क्या हुआ, मेरे अपने लोग तो हैं, वो मुझे जरूर सहारा देंगे। सबसे पहले वो अपने जिगरी दोस्त सुरेश के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया तो सुरेश बाहर आया। माधव को फटे पुराने कपड़ों में देखकर उसकी आंखों की चमक गायब हो गई। माधव ने भर्राई आवाज में कहा, सुरेश भाई, मैं बर्बाद हो गया हूं, सब कुछ खत्म हो गया। क्या मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर में एक कोना मिल सकता है? सुरेश ने झूठी हमदर्दी का नकाब पहनकर कहा, अरे माधव, ये क्या हाल बना रखा है? सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पर भाई, तुम तो जानते ही हो मेरा घर कितना छोटा है। बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई है, घर में मेहमान भी आने वाले हैं, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम हिम्मत रखो, भगवान पर भरोसा करो, सब अच्छा होगा। इतना कहकर सुरेश ने दरवाजा लगभग माधव के मुंह पर ही बंद कर दिया। माधव वहां से हताश होकर अपने मामा जी के घर गया। वही मामा जी जो कभी कहते थे, बेटा तुम तो मेरे अपने बेटे जैसे हो। मामा जी ने भी उसे दूर से ही देख लिया था। माधव बोला, मामा जी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। मामा जी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, सुना मैंने, सब सुन लिया, बड़ा दुख हुआ, पर बेटा गलती तुम्हारी ही है, पैसा संभाल कर रखना चाहिए था। अब देखो, मैं तो खुद बड़ी मुश्किल से घर चला रहा हूं, मैं तुम्हारी क्या मदद कर पाऊंगा? एक के बाद एक माधव हर उस दरवाजे पर गया जहां उसने कभी मदद के लिए हाथ बढ़ाए थे, पर आज हर दरवाजा उसके लिए बंद था। जिन गलियों में उसकी गाड़ी को देखकर लोग सलाम करते थे, आज उन्हीं गलियों में लोग उसे देखकर मुंह फेर रहे थे। कई दिन बीत गए। माधव गांव में भूखा प्यासा भटकता रहा। उसका लोगों पर से, रिश्तों पर से, यहां तक कि खुद पर से भी भरोसा उठ गया था। एक शाम वो भूख और थकान से इतना बेहाल था कि उससे एक कदम भी चलना मुश्किल हो रहा था। वो लड़खड़ाता हुआ
उसी बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे आकर गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, हे भगवान, क्यों भेजा मुझे इस दुनिया में जब यहां कोई मेरा है ही नहीं। तभी एक कांपता हुआ हाथ उसके कंधे पर आया। माधव ने नजर उठाकर देखा तो सामने शंभू काका खड़े थे। वही शंभू काका जिन्हें माधव हमेशा अनदेखा कर देता था। शंभू काका ने अपनी पोटली में से एक सूखी रोटी और थोड़ा गुड़ निकाला। उन्होंने वो माधव की ओर बढ़ाते हुए कहा, बेटा, सुबह से देख रहा हूं तुम यही पड़े हो। लगता है तुमने कुछ खाया नहीं। ये लो, इसे खा लो, मेरे पास आज यही है। माधव की आंखों से आंसू और तेज हो गए। उसने कहा, काका आप? लेकिन क्यों? मैं तो आपसे कभी सीधे मुंह बात भी नहीं की। शंभू काका ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, अरे बेटा, बात करने से क्या होता है? इंसानियत तो दिल में होती है और भूखे को खाना खिलाने के लिए किसी पहचान की जरूरत नहीं होती। तुम ये खा लो, चलो मेरे साथ मेरी झोपड़ी में, जैसी भी है, सिर पर छत तो है। शंभू काका माधव को अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में ले गए। उन्होंने माधव को अपने हाथों से पानी पिलाया, अपने हिस्से की रोटी खिलाई और सोने के लिए अपनी इकलौती चटाई दे दी। उन्होंने एक बार भी माधव से उसकी हालत के बारे में कोई सवाल नहीं किया। उस रात माधव को सालों बाद चैन की नींद आई। अगले दिन से माधव शंभू काका के साथ खेतों में काम करने लगा। शुरू में उसके मुलायम हाथों में छाले पड़ गए, पर धीरे धीरे उसे आदत हो गई। वो दिन भर मेहनत करता और शाम को शंभू काका के साथ बैठकर जो भी सूखी रोटी और प्याज मिलती उसे बड़े स्वाद से खाता। शंभू काका उसे काम सिखाते और जिंदगी की छोटी छोटी बातें बताते। माधव को अब समझ आया कि असली अमीर तो शंभू काका है, जिनके पास भले ही धन नहीं है पर दिल में बहुत बड़ा खजाना है। एक दिन काम करते हुए माधव ने पूछा, काका, आप इतने खुश कैसे रहते हैं? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। शंभू काका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, जिसके पास संतोष है उसके पास सब कुछ है। मैंने लोगों को नहीं, इंसानियत को कमाया है। ये सुनकर माधव की आंखें खुल गई। कुछ महीने बीत गए। माधव ने मेहनत करके थोड़ा पैसा जमा किया और एक छोटा मोटा काम फिर से शुरू करने की सोची। एक दिन वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि कैसे सुरेश और मामा जी जैसे अपनों ने उसे ठुकरा दिया और कैसे शंभू काका जैसे पराए ने उसे सहारा दिया। तभी हवा का एक झोंका आया और बरगद के हजारों पत्ते एक साथ मिलकर सरसराने लगे। ऐसा लगा जैसे वो बूदा पेड़ अपनी गहरी शांत आवाज में माधव से कह रहा हो। आवाज गहरी और शांत हो जाती है, बेटा माधव, अब समझे तुम इस दुनिया का खेल। रिश्ते और अपनेपन का दिखावा तो हर कोई करता है, पर असली रिश्ते की पहचान हमेशा मुश्किल समय में ही होती है। अपने वो नहीं होते जो तुम्हारी अमीरी की दावतों में सबसे आगे बैठते हैं। अपना तो वो होता है जो तुम्हारी गरीबी में अपनी सूखी रोटी में से भी आधा टुकड़ा तुम्हारे लिए निकाल दे। याद रखना बेटा, जब जिंदगी में अच्छा वक्त चल रहा हो तो सब अपने लगते हैं, लेकिन जब मुसीबत का तूफान आता है तो वो सारे झूठे नकाब अपने आप उतर जाते हैं। संकट वो आईना है जो दिखा देता है कि कौन सा चेहरा असली है और कौन सा नकली। इसलिए लोगों की भीड़ जमा करने से अच्छा है एक ऐसा इंसान कमाना जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा हो सके, क्योंकि आखिर में यही असली कमाई है, यही असली रिश्ता है।